एवरीबडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। कल हम शिवाजी के विषय में अध्ययन कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार शिवाजी एक जमींदार के बेटे से प्रगति करते हुए किस प्रकार दक्षिण के अंदर एक विशाल मराठा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहते हैं। किस प्रकार शिवाजी हैं वो मुग़लों से और दक्षिण के जो दक्कन के राज्य है बीजापुर आदि है उसके साथ किस प्रकार संघर्ष करते हैं और एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने में सफल रहते हैं। इस स्वतंत्र मराठा राज्य न केवल शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, अपितु उस मराठा राज्य के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का गठन भी शिवाजी ने किया। शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था को हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि शिवाजी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण निरंकुश शासक थे, अर्थात राज्य की संपूर्ण शक्तियां हैं वो उनमें केंद्रित थी और वही राज्य का अंतिम कानून निर्माता, न्यायाधीश और सेनापति होते थे। परंतु शिवाजी ने अपनी इन शक्तियों का उपयोग है वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं किया, अपितु प्रजा की भलाई के लिए है वो किया। शिवाजी नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता और असैनिक प्रशासन के निर्माणकर्ता थे और शिवाजी ने की शासन व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए मराठी को अपने शासन की भाषा बनाया। शिवाजी की शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता अष्टप्रधान को माना जाता है। अष्टप्रधान है वो शिवाजी की शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी, जिसके अंतर्गत जो केंद्रीय सरकार थी अर्थात शिवाजी को शासन में मदद करने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की गई और उन 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी को शासन में मदद करने के लिए सबसे शासन का प्रधान शिवाजी थे, उनको सहायता देने के लिए है वो 8 मंत्रियों की नियुक्ति की गई जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। लेकिन इन अष्टप्रधान मंत्रियों की विशेषता ये थी कि ये अपने अपने विभाग के अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन निर्णय लेने के अंदर है ये स्वतंत्र थे, ये किसी के अधीन नहीं थे, ये बिल्कुल स्वतंत्र थे और ये शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे और ये केवल शिवाजी के आदेशों की पालना करते थे और विभाग की देखभाल करते थे। इन मंत्रियों के अंदर है वो पेशवा की स्थिति है, जिसके बारे में आगे पेशवा के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। शिवाजी के बाद आगे हम देखेंगे कि मराठा शासक की समझ शक्ति वो पेशवा के अधीन हो जाती है। तो सबसे प्रमुख जो पद था वो पेशवा था, जो शासन का जो एक तरह से क्या कहना चाहिए कि संपूर्ण जो राज्य की प्रशासन की देखभाल करने का जिम्मा पेशवा का था। इसको प्रधानमंत्री भी हम कह सकते हैं, अर्थात राजा के एब्सेंस के अंदर है वो समस्त कार्यों की देखभाल करना, शासन में एक रूपता लाना और शासन के विभिन्न अधिकारियों पर नियंत्रण रखना, ये पेशवा का है वो प्रमुख कार्य था। और राजा के जितने भी आदेश होते थे उन पर उनकी जो मोहर लगती थी वो पेशवा की वो लगती थी, पेशवा ही उसको जारी करता था। तो पेशवा है वो शिवाजी के प्रशासन का एक प्रमुख पद था जिसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। पेशवा के बाद में अमात्य, जिसको जो वित्त मंत्री भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता था, ये राज्य की आय की देखभाल करता था और आय व्यय का समझ लेखा जोखा है वो अमात्य रखता था। तीसरा जो अष्टप्रधान में तीसरा जो मंत्री था उसको मंत्री या वाक्यान्विश कहा जाता था और ये वाक्यान्विश है राजा के जो डे टू डे के जो कार्य हैं उनको लिखता था और राजा से जो डे टू डे में जो मिलने जुलने वाले लोगों की सूची है वो तैयार करता था और एक तरह से राजा की सुरक्षा की देखभाल का कार्य भी है वो इस पे ही था। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण जो मंत्री था उसको सचिव कहा जाता था या जिसको वाक्यान्विश कहा जाता था। वाक्यान्विश हो गया, इसके बाद में सचिव था
और सचिव है उसका प्रमुख कार्य, जिसको शुरूनिवेश कहा जाता था, वो राजकीय पत्रों की भाषा और उसकी शैली को ठीक करता था, ड्राफ्टिंग का काम करता था, और प्रगणों की आय व्यय की देखभाल का कार्य भी शुरूनिवेशी है वो करता था। इसके पश्चात जो सुमंत या जिसको दबीर कहा जाता था, ये इसको फॉरेन मिनिस्टर का दर्जा था, और ये विदेशों से संबंध रखना, युद्ध करना या युद्ध और संधि के विषय में सलाह देना और संधि करवाना, ये सब कार्य है वो दबीर का होता था। इसके बाद में सेनापति या सरे नौबत होता था, जो सैन्य व्यवस्था देखता था, सेना की भर्ती, संगठन, अनुशासन का कार्य देखता था। पंडित राव है वो धार्मिक कार्य, दान दक्षिणा देना आदि का कार्य है वो देखता था। और न्यायाधीश है वो सैनिक और असैनिक झगड़ों की न्याय व्यवस्था से संबंधित पूरा जिम्मा उसके पास था। तो ये सभी 8 मंत्री हैं, ये जो शिवाजी है कि शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण है वो अंग है वो होता था। इन्होंने शिवाजी की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अदा की। इसमें जो न्यायाधीश और पंडित राव के अलावा सभी मंत्रियों को सैन्य संचालन और आक्रमणों में भाग लेना वो पड़ता था, वो बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक शिवाजी की जो प्रांतीय शासन व्यवस्था है, उसमें शिवाजी ने जो एक ऑर्गेनाइज जो स्टेट बनाया उसको 4 भागों में बांटा, जिसमें जो प्रथम भाग था, एक प्रकार का जो राज्य था जिसको उत्तरी राज्य कहा जाता था, जिसका दायित्व है वो त्रिम्बक पिंगले को दिया। दक्षिणी जो प्रांत है उसका दायित्व नाजी दातों को दिया, और दक्षिणी पूर्वी प्रांत है वो दत्ताजी पंत को दिया। हालांकि 3 प्रांत थे, लेकिन चौथा प्रांत और था, क्योंकि शिवाजी ने अपने अंतिम समय में जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उनको वह व्यवस्थित नहीं कर पाया, इसलिए उसको अव्यवस्थित प्रांत भी कहते हैं। चौथा प्रांत था, अव्यवस्थित प्रांत था, जो सैनिक शक्ति पर आधारित था। तो कहने का मतलब है कि शिवाजी की शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख प्रांत थे, और चौथा प्रांत था वो अव्यवस्थित प्रांत था। जहाँ तक स्थानीय शासन व्यवस्था का प्रश्न है, प्रांत प्रगणों और भोजों के अंदर विभाजित था। शिवाजी ने जो सैन्य व्यवस्था है वो एक प्रकार से, क्योंकि शिवाजी का साम्राज्य है, वो उन्होंने एक कुशल सैन्य व्यवस्था के आधार पर ही उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसलिए सैन्य व्यवस्था पर शिवाजी ने अत्यधिक ध्यान दिया। सेना का के संगठन और अनुशासन बहुत अच्छा था, और शिवाजी ने एक स्थायी सेना का निर्माण किया, जिसको जो नेशनलिटी की भावना से है वो ओतप्रोत थी। और सेना के अंदर है 1 लाख पैदल सैनिक थे, 45,000 पागा सैनिक थे, 60,000 शिलेदार घुड़सवार थे। तो पागा सैनिक उनको कहा जाता था जो उन अश्वारोहियों को कहा जाता था जिनको राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे, उनको तो पागा अश्वारोही कहा जाता था। और शिलेदार घुड़सवार उन घुड़सवारों को कहा जाता था जिनको घोड़े और हथियार है वो अपने खुद व्यक्तिगत एफर्ट से ही है, खुद के बल पे ही है वो उनको रखने पड़ते थे, उनको शिलेदार है वो कहा जाता था। तो पागा को बरगीर भी कहा जाता था। तो इस प्रकार शिवाजी ने एक विशाल सैन्य व्यवस्था का गठन किया, जिसमें तोपखाना भी था और नौसेना है वो भी थी। नौसेना का गठन है वो शिवाजी ने भी किया। तो कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी ने एक विशाल सेना का गठन किया, जिसमें मुसलमान सैनिक भी थे। तो बीजापुर की सेना में जो 700 पठान सैनिकों को बीजापुर ने निकाला, उनको एक तरह से शिवाजी ने अपनी सेना के अंदर भर्ती किया। तो मुसलमान सैनिक और मुसलमान सैनिक भी है उसके सैन्य व्यवस्था का एक प्रमुख अंग थे। इसका मतलब वो धार्मिक रूप से है वो संकीर्ण नहीं था। शिवाजी ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अनेक किलों का निर्माण भी करवाया, और जिसमें लगभग 250 किले शिवाजी ने निर्माण करवाया था। और जैसा कि मैंने बताया कि शिवाजी ने जो कोंकण को जीतने के पश्चात जंजीरा के सीधियों पर आक्रमण करने से अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए उसने एक नौसेना का निर्माण भी किया था। तो नौसेना में विभिन्न प्रकार के 400 जहाज़ भी थे शिवाजी के पास, दो भागों के अंदर है वो बटा हुआ था। शिवाजी ने की जो आर्थिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो शिवाजी ने की आय का प्रमुख स्रोत है व्यापारिक कर है, और भूमि की लगान वो आय के प्रमुख साधन थे। और लेकिन शिवाजी की जो आय का जो प्रमुख मुख्य साधन था वो चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर थे। चौथ और सरदेशमुखी है वो राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे। ये दोनों कर पड़ोसी राज्यों या जो विजित प्रदेशों से वसूल किए जाते थे। चौथ उस
प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग और सरदेशमुख की उस प्रदेश की आय का 1/10 भाग होती थी और कुल मिलाकर के ये 35% होता था। जिन प्रदेशों से ये कर वसूल किए जाते थे उनको मराठे लूटते नहीं थे और इन प्रदेशों में शासन का उत्तरदायित्व और इन प्रदेशों के शासन का उत्तरदायित्व वो अपने ऊपर नहीं लेते थे और न ही वे ये प्रदेश उनके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आते थे। तो इन करों की वसूली शक्ति के बल पर है वो की जाती थी और इसका मुख्य उद्देश्य अपने शत्रुओं की आय से, अपने शत्रु राज्यों की आय से अपनी सेना और शासन की व्यय की पूर्ति करना था, क्योंकि आय का प्रमुख साधन यही था। तो एक तरह से महाराष्ट्र की समझ जो देशमुख थे उनके ऊपर शिवाजी है वो अपने आप को सरदेशमुख मानते थे, इसलिए राज्य की 1/10 भाग सरदेशमुख होने के कारण से हैं वो शिवाजी है वो वसूल करते थे। तो इस प्रकार चौथ और सरदेशमुख की दो जो विभिन्न कर हैं, जो राज्य के 1/4 भाग चौथ और सरदेशमुख होने के कारण से राज्य के 1/10 भाग वो वसूल करते थे। ये जो प्रमुख कर हैं वो मराठा साम्राज्य की आय के वो प्रमुख है, वो स्रोत है, उनको हम कह सकते हैं। जहाँ तक शिवाजी की राजस्व व्यवस्था का प्रश्न है कि शिवाजी ने जो की राजस्व व्यवस्था जो अहमदनगर का जो मंत्री थे मलिक अंबर, उन्होंने जो राजस्व व्यवस्था अपनाई उसी राजस्व व्यवस्था को है शिवाजी ने अपने साम्राज्य में लागू की। शिवाजी ने कर्षकों से सीधा संबंध स्थापित करके रेतवाड़ी प्रथा को लागू किया और राजस्व ज़्यादातर नगद में लिया जाता था लेकिन वस्तु के रूप में भी लिया जा सकता था। तो शिवाजी ने भूमि की माप को काठी या मुट्ठी से किया जाता था। 20 वर्ग काठी 1 बीघा होती थी, 120 बीघा 1 घावर होती थी और भूराजस्व उपज का 33% लिया जाता था, जिसे बाद में बढ़ा करके 40% वो कर दिया। तो कहने का मतलब है कि राजस्व व्यवस्था की जो रेतवाड़ी प्रथा है वो शिवाजी ने लागू की और जिससे रेतवाड़ी का मतलब किसानों से सीधा संपर्क था, क्योंकि शिवाजी है वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ थे और वे नहीं चाहते थे कि जमींदार किसानों पर प्रभुत्व स्थापित करे, क्योंकि प्रभुत्व स्थापित इसलिए उन्होंने अहमदनगर के जो वजीर थे मलिक अंबर, उनकी जो शासन जो लगान व्यवस्था है उसको उन्होंने अपने राज्य के अंतर्गत जो लागू किया। जो शिवाजी ने किसानों को भी अनेक सुविधा दे रखी थी। किसान भूमि कर अनाज के रूप में भी दे सकते थे या नगद भी दे सकते थे और अकाल पड़ने पर है उनको तकाबी ऋण है वो भी दिया जाता था और जो किसान नई भूमि को जोतते थे उनको बीज और पशु सरकार की ओर से दिए जाते थे और सैनिकों को आदेश दे रखा था कि वे किसानों की फसलों को खराब न करें। तो इस प्रकार शिवाजी ने एक किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए है अपनी राजस्व व्यवस्था का है वो पुनर्गठन किया, रेतवाड़ी प्रथा को लागू किया। ये महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो ये रेतवाड़ी प्रथा है वो किसानों के लिए वो लाभदायक है, वो सिद्ध हुई। तो जहाँ तक न्याय व्यवस्था का प्रश्न है कि प्राचीन हिंदू परंपरा के अनुसार शिवाजी ने है वो न्याय व्यवस्था का गठन किया। गाँवों में न्याय का कार्य पंचायतें करती थी। पटेल नामक राज्य पदाधिकारी फौजदारी मुकदमे सुना करते थे। फौजदारी और दीवानी 2 प्रकार के न्यायाधीश होते थे और जो न्यायाधीश ही न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था और उस समय नियम निश्चित नहीं थे और न लिखित थे, अतः स्मृतियों के आधार पर है वो किया जाता था और अंतिम न्यायाधीश है वो शिवाजी होते थे। तो इस प्रकार शिवाजी ने न केवल एक विशाल साम्राज्य का गठन किया अपितु अपने स्वतंत्र मराठा राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए है वो एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक प्रकार से है वो युद्ध सेना पर ही आधारित थी, अपितु शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था है वो शांति काल के अंदर भी है वो शासन का गठन रह सके, शासन सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। और इसका प्रमाण ये भी है कि शिवाजी जब आगरा के अंदर औरंगजेब से मिलने के लिए गए थे तो उस समय भी उनके राज्य के अंदर अव्यवस्था नहीं फैली और शासन है वो सुचारू रूप से संचालित होता रहा। इससे सिद्ध होता है कि शिवाजी ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था जो शासक के न होने पर भी सुचारू रूप से संचालित हो सकती है वो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का है वो गठन किया, जो शिवाजी की एक महत्वपूर्ण देन है वो कही जा सकती है। हालांकि शिवाजी को बड़ा कम समय मिला लेकिन कम समय में भी उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और एक विशाल मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।